Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 30th October 2022. 30 अक्टूबर 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखते हैं। शुरू करते हैं सवालों के साथ, लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट केवल इतनी रहेगी कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपको मतलब पहली बार देख रहे हैं तो भी वीडियो लाइक करिएगा एंड आपको अच्छा लगेगा कंटेंट, दैट इज़ माय पर्सनल गारंटी। स्टार्ट करते हैं पहले प्रीलिम्स स्पेसिफिक क्वेश्चंस के साथ। पहला सवाल, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक हार्मोन लिखा है एक तरफ उसके फंक्शन लिखे हैं। आपको बताना है कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है। इनकरेक्टली मैच्ड कौन सा हार्मोन, उसका फंक्शन है। तो ए देखो कह रहा है इंसुलिन और रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, बी कह रहा है मेलाटोनिन और रेगुलेशन ऑफ स्लीप, सी कह रहा है ऑक्सीटोसिन एंड रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड, एंड डी कह रहा है गैस्ट्रिन और रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। तो इनकरेक्टली मैच्ड कौन सा है? लेट मी टेल यू द आंसर। द आंसर फॉर दिस विल बी डी। गैस्ट्रिन का काम ये नहीं होता है। गैस्ट्रिन का काम पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसको मेंटेन करता है। तो डी ये ब्लड प्रेशर वाला गलत हो जाएगा, बाकी तीनों के फंक्शन सही है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा आपने गलत किया, कौन सा सही किया। दूसरा सवाल है यूरिया क्या है, व्हाट इज यूरिया। ऑप्शंस आपके सामने है। यूरिया एक नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दूसरा कह रहा है कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तीसरा कह रहा है प्लांट हार्मोन है। चौथा कह रहा है एंडरगोनिक कंपाउंड है। तो क्या है एक्चुअली में यूरिया? तो आप लोग अपने तरफ से अटेम्प्ट करिए, मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर इट इज़ अ नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। हो सकता है कई लोगों को ना पता रहा हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको हम कार्बामाइड बोलते हैं। इट इज नोन एज कार्बामाइड। इसका फॉर्मूला होता है CONH2 होल ट्वाइस, ठीक है ना। तो CONH2 होल ट्वाइस इसका फॉर्मूला होता है। सी कार्बन यहाँ पे देखो रहता है, इस कारण से इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड हम बोलेंगे। दैट इज द करेक्ट आंसर। तीसरा सवाल है मोबाइल फोन का चार्जर क्या है, व्हाट इज द चार्जर ऑफ अ मोबाइल फोन। ऑप्शंस आपके सामने इन्वर्टर है, UPS है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। देखो क्या होता है, अगर आपके घर में मान लो 10 वोल्ट की सप्लाई आती और आपका चार्जर उसको 100 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता, तो इसका मतलब होता है ये स्टेप डाउन, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। स्टेप अप मतलब कि जो इनपुट वोल्टेज आ रहा है उससे हायर वोल्टेज पे आउटपुट देना, ठीक है ना। लेकिन चार्जर क्या करता है कि 220 वोल्ट की आपकी सप्लाई आती है घर की, और उसको बाकी 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है या 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो इस कारण से इसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं, ठीक है ना। इट इज़ अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस प्रीलिम्स क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का मेंस स्पेसिफिक क्वेश्चन देख लेते हैं। मेंस स्पेसिफिक क्वेश्चन आज का, क्रिटिकली एनालाइज द वन नेशन वन यूनिफॉर्म सजेशन एज मुटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है वन नेशन वन यूनिफॉर्म, जो हम कल डिस्कस किए थे ना, वन नेशन वन यूनिफॉर्म, उसको आप क्रिटिकली एनालाइज करिए और देखिए कि क्या इसके फायदे हो सकते हैं, क्या इसके फॉल आउट इफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। अब आप लोग अगर हमारी वेबसाइट विजिट करते हैं TIMSIS.com, तो आपको पता होगा कि हम बहुत सारे न्यूज़ एनालिसिस के अलावा भी बहुत सारा पोस्ट करते रहते हैं। जैसा कि मैं अभी आपको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। TIMSIS.com जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, कल हमने 2 इंपॉर्टेंट, जैसे यहाँ पे आपको मायोसाइटिस डिसीज़ दिख रहा होगा, फिर आपको दिख रहा होगा वहाँ पे वन नेशन वन यूनिफॉर्म का भी कंसेप्ट दिख रहा होगा। तो मायोसाइटिस डिसीज़ एक अच्छा न्यूज़ आइटम था जो कि कल शाम में आया था, तो उसके बारे में एक बार अपन डिस्कस कर लें। बाकी आप पढ़ना चाहते हैं तो वेबसाइट में आके पढ़ भी सकते हैं। तो एक्टर जो समांता रुथ प्रभु हैं, अंटवा वावा वाला जो गाना आपने सुना होगा, उसमें जो डांसर थी, उनको हुआ है मायोसाइटिस डिसीज़। तो इट हैज़ केम इन न्यूज़ ऑल्सो मायोसाइटिस, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट द मायोसाइटिस। व्हाट इज मायोसाइटिस डिसीज? Myositis is basically a inflammatory muscular condition. It is a inflammatory muscular condition that has the potential to harm both the muscles as well as the other organs. तो ये inflammatory एक muscular condition है जिसमें कि आपका न केवल मसल्स को हार्म पहुंचता है बल्कि दूसरे ऑर्गन्स को भी पहुंचता है, और एक रेयर टाइप का इम्यून मैल फंक्शन है इसमें एक इम्यून सिस्टम का मैल फंक्शन। देखो इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है कि आपके बॉडी में आने वाले जो अनहेल्दी टिश्यूज़ हैं उनको रिमूव करें। लेकिन ये इम्यून सिस्टम का मैल फंक्शन ऐसा है जिसमें हेल्दी टिश्यूज़ को आपका इम्यून सिस्टम अटैक करने लगता है। तो रॉन्गली अटैक कर देता है आपका इम्यून सिस्टम आपके हेल्दी टिश्यूज़ को। इस कारण से आपके हेल्दी टिश्यूज़ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और जब हेल्दी टिश्यूज़ डिस्ट्रॉय होंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी मसल्स वीक हो जाएंगी और आप फिर अच्छे से एक्ट नहीं कर पाओगे। तो इसके सिम्टम्स भी वही है, मसल्स वीकनेस, सोरनेस और बॉडी एक,
देन इसके अलावा आप जब थोड़ा बहुत भी खड़े रहोगे या चलोगे तो ट्रिप करोगे, गिरने लगोगे एंड एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड, हर समय थका हुआ फील करोगे, ठीक है ना। तो ये आपके कुछ कुछ सिम्टम्स हैं। इसके टाइप्स अलग अलग हैं, यहाँ पे आप आके पढ़ सकते हैं TEMScience.com में। और ट्रीटमेंट की अगर हम बात करूँ तो कोई क्योर नहीं है मायोसाइटिस का, देयर इज नो पर्टिकुलर क्योर फॉर मायोसाइटिस। हाँ, आपको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे करके थोड़ा इसको कंट्रोल किया जा सकता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दिया जाता है, ठीक है ना, बट देयर इज नो प्रॉपर क्योर फॉर दिस, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस ऑफ टुडेज। तो आज का द हिंदू न्यूज़पेपर जब हम ओपन करेंगे फ्रंट पेज, तो यहाँ पे सबसे पहले हमको फ्रंट पेज की बड़ी खबर दिखेगी, काला नमक राइस। काला नमक राइस सबसे पहले तो याद रखिएगा, काला नमक राइस एक राइस वैरायटी है जो कि जिसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो ब्लैक हस्क होता है इसमें और स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस होती है। श्रावस्ती रीजन में ग्रो होता है, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में है। कहा जाता है कि लॉर्ड बुद्धा ने श्रावस्ती के लोगों को ये गिफ्ट दिया था जब उनको एनलाइटनमेंट हुआ था, उसके बाद जब वो विजिट किए थे तब दिया था। अब यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो वैरायटी है काला नमक, इसमें लॉजिंग की समस्या होती है। द प्रोसेस ऑफ लॉजिंग इज देयर। अब आपके दिमाग में आना कि लॉजिंग होता क्या है, तो इट इज अ कंडीशन इन विच द टॉप ऑफ द प्लांट बिकम्स हैवी बिकॉज ऑफ ग्रेन फॉर्मेशन। जो टॉप ऑफ द प्लांट है इट बिकम्स हैवी बिकॉज ऑफ द ग्रेन फॉर्मेशन। ग्रेन के फॉर्मेशन के कारण जो क्रॉप का टॉप है वो हैवी हो जाता है। ये आपकी लॉजिंग की समस्या है। इस कारण से होता क्या, स्टेम जो होती है दैट बिकम्स वीक एंड द प्लांट फॉल्स ऑन द ग्राउंड। तो लॉजिंग की समस्या क्या है? आपके जैसे ही आपके ग्रेन फॉर्मेशन हुआ, आपका वो हैवी हो गया तो वो बीज से स्टेम टूट गई और वो प्लांट गिर गया। तो ये समस्या थी। अब IARI यानी कि इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसने सक्सेसफुली डेवलप किया है 2 ड्वार्फ वेराइटीज़ ऑफ काला नमक राइस। काला नमक राइस की 2 ड्वार्फ वेराइटीज़ उन्होंने डेवलप की है। इसको उन्होंने नाम दिया है पूसा नरेंद्र काला नमक 1638 एंड दूसरा है पूसा नरेंद्र काला नमक 1652, ठीक है ना। और ये इन जो नाम नरेंद्र दिया गया है, इट इज इन रिकॉग्निशन ऑफ द एसोसिएशन ऑफ IARI विद आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी इन अयोध्या। तो अयोध्या में एक आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी है, उसके साथ जो उसका एसोसिएशन है उस कारण से उन्होंने इसका नाम पूसा और अपना नाम पूसा रखा है, अपने नाम का पूसा और उनके नाम का नरेंद्र, ठीक है ना। तो ये वैरायटी इसी कारण से पूसा नरेंद्र के नाम से जानी जाती है। तो इससे काला नमक वैरायटी एंड ट्रेडिशनल जो काला नमक राइस है दैट इज प्रोटेक्टेड अंडर द ज्योग्राफिकल GI टैग भी मिला हुआ है, तो उसके अंतर्गत भी ये प्रपोज्ड है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। काला नमक राइस की वैरायटी के बारे में आप समझ गए होंगे। अगली जो न्यूज़ है वो है गुजरात ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक पैनल बना दिया है। तो याद रखिएगा, गुजरात ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए पैनल बना दिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पता हो तो आर्टिकल 44 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का आर्टिकल 44 वो कहता है कि देयर शैल बी अ स्टेट शैल स्ट्राइव टू हैव अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड बेसिकली करेगा क्या कि जो सिविल केसेस रहते हैं ना, सिविल केसेस मतलब कि आपका जो मैरिज से रिलेटेड केसेस हैं, डाइवोर्स से रिलेटेड केसेस हैं, या आपका मैरिज डाइवोर्स के अलावा अगर वो आपके यहाँ इनहेरिटेंस से रिलेटेड केसेस हैं, तो इन सब केसेस को अभी क्या होता है अलग अलग रिलीजन्स में अलग अलग टाइप से हैंडल किया जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि भैया इन सब के लिए अगर आप यूनिफॉर्म प्रोसेस बनाओ ताकि इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दीज थिंग्स दे कैन बी गाइडेड बाय द सेम लॉ, है ना। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आर्टिकल 44 कहता है, जो कि DPSP में हमारे यहाँ है ऑलरेडी, आपको पता होना चाहिए। अब क्या ये पहला स्टेट है गुजरात जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है? तो नहीं, इसके पहले मई में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था डिसीजन टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर ने अनाउंस किया था दैट यूनिफॉर्म सिविल कोड विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट सून। तो ये ऐसा नहीं है कि पहला स्टेट है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा। अगली न्यूज़ आपको दिखेगी यहाँ पे, देखो कौन सा पेज है, दिस इज पेज नंबर 6 आपको वहाँ पे मिलेगी। करक्यूमिन कंपाउंड प्रोटेक्ट्स कैटल फ्रॉम डिसीजेस। अब यहाँ पे एक मेजर ब्रेक थ्रू हुआ है कैटल की इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए, जिसमें बहुत सारी जो इन्फेक्शियस डिसीजेज हैं कैटल को होती है, जिसमें मास्टाइटिस, याद रखिएगा मास्टाइटिस अगर आपसे कोई पूछे तो इट्स अ कैटल डिसीज, ये याद रखिएगा मास्टाइटिस क्या है, इट्स अ कैटल डिसीज। एंड रिसर्चर्स ने जो ट्रांसडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी
इम्यूनोलॉजी है, वहाँ पे ये खोजा है कि जो मास्टाइटिस जैसी इन्फेक्शियस डिसीजेज हैं इनको दूर करने के लिए सक्सेसफुली आप करक्यूमिन का इस्तेमाल करें। करक्यूमिन एक तरीके से नेचुरल फाइटोकेमिकल कंपाउंड है विच इज़ अ वेरी एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ टर्मरिक। अगर आपको पता हो करक्यूमिन जो है वो आपके टर्मरिक यानी हल्दी जो होती है ना, उसका भी वो एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है। तो करक्यूमिन का अगर आप इस्तेमाल करें तो यू कैन प्रोटेक्ट द कैटल फ्रॉम मेनी इन्फेक्शियस डिसीजेज। अब ऑथर ने देखो क्यों इस पे जोर दिया है, क्योंकि अगर जैसे आपको कैटल को अगर मास्टाइटिस जैसी कोई डिसीज़ हो जाए सपोज करो, तो आप क्या करोगे, उसको ऑब्वियस सी बात है उसको एंटीबायोटिक्स दोगे एंड ऑल ये सब दोगे, तो वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, धीरे धीरे कैटल्स भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाती है, उनके दूध पे और इन सब पे भी असर पड़ने लगता है। तो इनको दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन प्रोवाइड देम दिस करक्यूमिन देयर ऑन। और करक्यूमिन क्या करता है, इट इंक्रीजेज द कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन इंटरफेरॉन। एक इंटरफेरॉन नाम का प्रोटीन होता है, इसको इंक्रीज कर देता है। इसके अलावा इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीएम इंक्रीज करता है, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स इंक्रीज करता है। एंड ये सब जब इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है दे कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिसीजेज लाइक मास्टाइटिस एंड ऑल। साथ ही साथ करक्यूमिन का जब आप इंक्रीज़ करते हो ना, तो इंक्रीज से कैल्शियम फॉस्फोरस और आपका एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन का रेशियो जो होता है और इसकी डाइजेस्टिबिलिटी जो होती है, डाइजेस्टिबिलिटी इंडेक्स उसका वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। एंड इस कारण से जो आपको कम से कम 10% का इंक्रीज़ मिलता है मिल्क के प्रोडक्शन में। तो करक्यूमिन न केवल उसको डिसीजेस तो बचाते हुए जाता है, साथ ही मिल्क प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ करता है। और बाकी मैंने आपको इशू बता ही दिया कि आप उसको दवाई देंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाएगा, तो फिर बाद में कोई दवाई काम भी नहीं करेगी। तो ये सब चीज़ें ना हो, इस कारण से इट्स बेटर टू प्रोवाइड देम विद करक्यूमिन एंड ऑल, है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड विद मी वेरी इजीली। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ऐसा कोई न्यूज़ आइटम नहीं है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा हो। आगे आप बढ़ सकते हैं बिल्कुल आराम से। हाँ, इफेक्ट ऑफ न्यूरल प्रिकर्सल सेल्स एबनॉर्मल माइग्रेशन। अब यहाँ पर एक बायोपोलर डिसऑर्डर आपने देखा होगा, बायोपोलर डिसऑर्डर जिसमें कि आदमी दो तरीके से बिहेव करता है, कभी कैसे बिहेव करने लगता है, कभी अचानक से कैसे अनयूजुअल शिफ्ट हो जाता है उसके बिहेवियर में, उसके जो भी उसका मूड है, उसकी एनर्जी है, उसके एक्टिविटी लेवल, इसमें अनयूजुअल जब शिफ्ट होता है दो तरीके से, तो इसको बायोपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं। अब ये देखो क्या होता है कि जो ऑथर ने यहाँ पे समझाया कि ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो प्रेगनेंसी के दौरान शुरू होता है। द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन स्टार्ट्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, है ना। और आपकी जो सेल होती है, वो सेल जो होती है इट रोल्स एंड फॉर्म्स अ ट्यूब जिसको न्यूरल ट्यूब बोलते हैं। तो सेल्स स्टार्ट रोटेटिंग इनटू अ ट्यूब जिसको न्यूरल ट्यूब बोलते हैं। एंड द ब्रेन डेवलपमेंट इज एट वन एंड ऑफ दिस न्यूरल ट्यूब। इस न्यूरल ट्यूब के वन एंड पे ब्रेन का डेवलपमेंट है, मतलब ये सब होने के बाद फाइनली आपका ब्रेन डेवलप होता है। अब इसके अंदर बहुत सारी प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, जैसे सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है, सेल माइग्रेशन की प्रोसेस होती है ना। तो इनका ऑथर का ये कहना है कि जो ये न्यूरल प्रिकर्सर्स है, मतलब कि आपका जो सेल डिवीजन और सेल आपके जो माइग्रेट कर रहे हैं, ये अगर सही तरीके से नहीं हुए, अगर इनमें प्रॉब्लम हुआ तो फिर ऑब्वियस सी बात है आपका ब्रेन डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होगा। योर ब्रेन विल बी, मतलब या तो कैसा भी डेवलप होगा। अब इन्होंने देखा कि जो की रिजल्ट देखा, तो जो लोग बायोपोलर डिसऑर्डर से मतलब सफ़र कर रहे थे, दे शोड अ डिफरेंस इन द वे देयर सेल्स माइग्रेटेड। उनके जो सेल माइग्रेशन हुए वो डिफरेंट टाइप से हुए, एंड एज कम्पेयर टू द सेल्स ऑफ दोज पीपल हु आर नॉट हैविंग दिस बायोपोलर डिसऑर्डर। तो यहाँ के सेल माइग्रेशन में इनको डिफरेंस देखने को मिला। तो कुल मिलाकर के इन्होंने डिसाइड ये समझा कि जो न्यूरल ट्यूब है और ये जो सेल डिवीजन है और सेल माइग्रेशन हो रहा है, ये डिफरेंट टाइप से होने के कारण उनका जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो डिफरेंट टाइप का हो रहा है। और इसी कारण से अगर आपने देखा हो कि बायोपोलर डिसऑर्डर में बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ भी देखने को मिली है, जैसे कि वहाँ ब्रेन साइज कई बार कम मिलता है, कॉर्टिकल ग्रे या वाइट मैटर कम मिलता है, डिक्रीज नंबर ऑफ इंटर न्यूरॉन्स कम मिलते हैं ना सेरेब्रल कॉर्टेक्स में और हिप्पोकैम्पस रीजन में। तो ये सारे कुछ जो चीज़ें हैं ये रिलेटेड हैं टू दैट प्रोसेस जहाँ पे वो सेल्स न्यूरल ट्यूब्स में और सेल डिवीजन और सेल माइग्रेशन हो रहा था, तो वहाँ पे डिफरेंस जो हो रहा था उस कारण से था।
अगला है हार्डी बैक्टीरिया कैन सर्वाइव ऑन मार्स फॉर 280 ईयर्स। अब हार्डी बैक्टीरिया कौन सा है? ये एक्सट्रीमोफाइल्स बुक कहलाते हैं। एक्सट्रीमोफाइल्स मतलब कि जो एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टडी किया गया था डिनोकोकस रेडियो ड्यूरेंस को, डिनोकोकस रेडियो ड्यूरेंस को स्टडी किया गया और ये देखा गया कि जब इसको बिल्कुल मार्स टाइप की कंडीशन में रखा गया, कोल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट ये सारी चीज़ों के बीच में रखा गया, तो 280 मिलियन ईयर्स तक ये सर्वाइव कर सकता है डिनोकोकस रेडियो ड्यूरेंस, ठीक है ना। इट इज़ एन एक्सट्रीमोफाइल माइक्रोब। एक्सट्रीमोफाइल माइक्रोब का मतलब विच कैन लिव इन वेरी हार्श क्लाइमेट्स और वेरी हार्श इन्वायरमेंट्स, है ना। इट कैन सर्वाइव इन वेरी हार्श क्लाइमेट और वेरी हार्श इन्वायरमेंट, इसीलिए इसको हार्डी बैक्टीरिया हार्डी बैक्टीरिया या फिर इसको एक्सट्रीमोफाइल माइक्रोब भी कहा जाता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। A new target found to combat AMR सैल्मोनेला। अब यहाँ पे एक सैल्मोनेला आपको पता होगा टाइफाइड जो होता है ना, आपको सैल्मोनेला टाइफी के कारण होता है टाइफाइड, ठीक है ना। तो अब इन्होंने देखा कि एक सैल्मोनेला का जो वेरिएंट है सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम ST313, इट इज़ एन इन्वेजिव नॉन टाइफाइडल सैल्मोनेला सीरोवार विच कॉजेज ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन इन द malnourished एंड इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पॉपुलेशन ऑफ सब सहारन अफ्रीका। तो ये सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम जो है ये एक इन्वेजिव नॉन टाइफाइडल सैल्मोनेला सीरोवार है जो कि malnourished और इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड जो पॉपुलेशन है सब सहारा रीजन की वहाँ रही थी। और स्टडीज ने ये भी बताया था कि ये जो सैल्मोनेला ये आपका टाइफी म्यूरियम है, इट इज बिकमिंग ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट एज वेल, ठीक है ना। तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट होने के कारण क्या हो रहा था कि इसके ऊपर कोई दवाई भी नहीं काम कर रही थी। तो व्हाट कैन बी डन नाउ? तो इन्होंने स्टडी किया, ऑब्वियस सी बात है स्टडी किया जाएगा। तो बैक्टीरिया को जब स्टडी किया इसको, तो उन्होंने ये देखा कि ये इसका जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन जो कि प्रोटीन से बना है वो बैक्टीरिया का, दैट इज प्लेइंग अ वेरी एसेंशियल रोल इन मेकिंग इट मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, ठीक है ना। तो आउटर मेम्ब्रेन जो है, मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता है एंट्री ऑफ एंटीबायोटिक्स इनटू द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक की एंट्री को रिस्ट्रिक्ट कौन करता है? इसका आउटर मेम्ब्रेन। तो इन्होंने ये सोचा कि अगर हम आउटर मेम्ब्रेन यानी कि जो प्रोटीन ए है, OMPA है, उसको अगर ये हटा दें तो फिर इसको हम इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो वही चीज़ उन्होंने देखी है कि अगर उसमें दवाई दो सेफ्टाजिडीम एंड मेरोपेनेम, याद रखिएगा सेफ्टाजिडीम एंड मेरोपेनेम करके दवाई है, तो उससे हम OMPA जो इसका आउटर प्रोटीन है, प्रोटीन ए जो है, उसको हटाया जा सकता है एंड उसको रिमूव करेंगे तो हम इसको एंड जो इसका मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट वाला फीचर है उसको हम खत्म करके इसको इम्पैक्ट पहुंचा सकते हैं। तो दैट दिस इज द स्टडी विच कैन ग्रो इन लॉन्ग वे इन योर सब सहारन अफ्रीकन रीजन एंड ऑल। बनानाज द हाईली न्यूट्रिशियस फ्रूट। ये बनानास के बारे में है पूरा आर्टिकल, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। मेन हम देख लेते हैं इसकी स्टार्टिंग। तो अगर आप बुद्धिस्ट लिटरेचर्स को पढ़ें तो 400 BC के जो बुद्धिस्ट लिटरेचर हैं वो भी बनाना के बारे में मेंशन करते हैं। एंड इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि बनाना जो है वो न्यू गिनी, जो साउथ इंडिया के और इधर साइड पापा न्यू गिनी वाला रीजन है ना, वहाँ के आइलैंड से आया है। एंड कुछ लोगों ने हालांकि ये क्लेम किया है कि इट वॉज न्यू गिनी दैट बनानाज हैव बीन फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड, है ना। तो न्यू गिनी में ही पहली बार डोमेस्टिकेट भी किए गए थे बनाना, ऐसा कहा जाता है, ठीक है ना। अब बनानाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें कैल्शियम भी होता है, सोडियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, फॉस्फोरस भी होता है, ये सारी चीज़ें होती है बनानाज में। देयरफॉर दे आर हाईली न्यूट्रिशियस और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आर्टिकल में लिखी गई। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। व्हाट इज़ द डॉक्ट्रीन ऑफ प्लेजर। अब प्लेजर की बात क्यों की जा रही है? क्योंकि मैंने आपको न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा बताई है। जो गवर्नर थे आरिफ मोहम्मद, उनका कहना था कि वो अपना प्लेजर हटा लेंगे और मिनिस्टर्स को रिमूव कर देंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? तो डेफिनेटली ऐसा नहीं हो सकता है इस तरीके से, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि प्लेजर जो गवर्नर बोल रहा है वो प्लेजर गवर्नर का नहीं है, बल्कि चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का प्लेजर होता है, ठीक है। दैट इज़ नॉट द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, ठीक है ना। हालांकि जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे ऑथर ने आर्टिकल 310 का भी दिया कि 310 कहता है कि एवरी पर्सन इन द डिफेंस और सिविल सर्विसेज ऑफ द यूनियन दे होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये सारी चीज़ें कहते हैं, है ना। लेकिन क्या ये ऐसा हो सकता है कि सिविल सर्विसेज के किसी व्यक्ति को ऐसा रिमूव किया जा सके या नॉल, ये सब चीज़ें, है ना।
इसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, आर्टिकल 311 जो है 310 के बाद आर्टिकल 311 ये बोलता है कि मतलब उसको अगर आपको रिमूव करना तो आपको प्रॉपर उसको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, हियर उसको सुनना पड़ेगा, उसके चार्जेस बताने पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं होता कि प्लेजर का मतलब ये होता है कि प्लेजर मतलब जब मन आया तो आपको रख लिया, जब मन आया तो आपको हटा दिया। देर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑल्सो। तो जो आरिफ मोहम्मद जी थे उनका ये कहना कि मैं आपको रिमूव कर दूंगा जस्ट बाय रिमूविंग माई प्लेजर, तो दैट वॉज वेरी रॉन्ग ऑन हिज एंड टू से दैट इट वॉज वेरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल अंडर हिज पार्ट। इसके अलावा आर्टिकल 164 है जो कि कहता है चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड द अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन चीफ मिनिस्टर्स एडवाइस। इसके अलावा ये भी लिखा रहता है कि दे होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। तो ऐसा होता नहीं एक्चुअली, जब तक वो मेजोरिटी मतलब ये तब तक एप्लीकेबल नहीं है जब तक कि वो जो पार्टी है, जो सीएम है, वो जो कॉन्फिडेंस है हाउस का वो होल्ड करके रखता है। तो जब तक वो हाउस में कॉन्फिडेंस होल्ड करके रखता है या जब तक उसके पास मेजोरिटी है तब तक गवर्नर का प्लेजर नहीं चलेगा। वो सीओएम और चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे ही काम करेगा, अपने अलग से मर्जी नहीं। हाँ, एक बार ये मेजोरिटी हट गई तो उसके बाद वो अपने मन से काम कर सकता है, लेकिन जब तक मेजोरिटी नहीं है हटी है तब तक गवर्नर इस तरीके से नहीं काम कर सकता। गवर्नर आपको ये पता होना चाहिए कि ये चांसलर होता है ना, एक्स ऑफिशियो होता है, बाय डिफ़ॉल्ट वो चांसलर होता है यूनिवर्सिटीज़ का। और एक जो इशू शुरू हुआ था एक्चुअली वो यूजीसी एक सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव के कारण हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे जो वाइस चांसलर थे उनका अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया था। कैसे? क्योंकि उनका ये कहना था कि यूजीसी के रेगुलेशन के अंतर्गत ये है कि कम से कम 3 से 5 नामों का रिकमेंडेशन भेजना होता है चांसलर के पास, ताकि वो चूज़ कर सके उनमें से किसी को फॉर वाइस चांसलर। लेकिन चूंकि ये रिकमेंडेशंस 3 से 5 नामों का नहीं गया, इस कारण से ये गलत है अपॉइंटमेंट। तो इसी कारण से आरिफ मोहम्मद ने कई वाइस चांसलर्स को रिमूव करने का वो दे दिया था, अल्टीमेटम दे दिया था वाइस चांसलर्स को रिमूव करने का। और इस कारण से कुछ मिनिस्टर्स ने कुछ लिख दिया था ट्विटर में, तो उन्होंने फिर उसको बोला कि भैया मैं प्लेजर हटा लूंगा, ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगला यहाँ पे आर्टिकल देख लेते हैं, इज द वर्ड्स क्लाइमेट एक्शन प्लान ऑन ट्रैक। तो स्टार्टिंग होती है, देखो यहाँ पे सीओपी की बात करते हैं ऑथर। तो सीओपी की स्टार्टिंग होती है उन कंट्रीज़ के साथ जो कि सिग्नेटरीज हैं यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना। अब ये हुआ था मतलब 30 साल पहले, यानी कि 1992 में हुआ था, ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए इसको लिखा गया आर्टिकल को। एंड UNFCCC में अगर आज हम देखें तो 198 मेंबर्स हैं। पहला जो सीओपी हुआ था वो 1995 में हुआ था बर्लिन में, ठीक है ना। इसके अलावा तीसरा जो सीओपी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है 1997 का, जिसमें क्योटो प्रोटोकॉल आया, ठीक है ना। क्योटो प्रोटोकॉल तीसरे सीओपी में आया, 1997 में आया, है ना। एंड इसमें कहा गया कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम किया जाए। इसके बाद COP 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने देखा कि COP 21 में 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ, जिसमें कंट्रीज़ को कहा गया कि 2 डिग्री से कम आपको ग्लोबल वार्मिंग का टेम्परेचर कम करना है, और आइडियली जो है वो 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू द प्री इंडस्ट्रियल लेवल, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो अभी सबमिट हुआ था COP 26 वो ग्लासगो में हुआ था, और COP 27 जो होगा वो आपका शर्म एल शेख इजिप्ट में होगा। अब यहाँ पे ऑथर ने बात की कि जो COP 26 था उसमें हमने देखा कि फेजिंग डाउन ऑफ द अनअबेटेड कोल पावर का फेज डाउन करना है, फेजिंग डाउन। इंडिया ने ऑलरेडी फेजिंग डाउन ही बोला है, ठीक है ना। तो COP 26 का ये था। और COP 27 किस चीज़ पे काम करेगा, तो उसका एजेंडा ऑथर ने बताया है कि COP 27 will strengthen the global response and deliberate if wealthy nations emitting carbon dioxide should compensate for the loss to developing countries with the lower carbon footprint। मतलब कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने तो बेतहाशा कार्बन को वो किया, लेकिन अब वो चाहते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज ना करें। तो जब ना करें तो उनको कंपनसेट तो करना पड़ेगा ना, इनको पैसे तो देने पड़ेंगे, तब ना वो टेक्नोलॉजी वो लेंगे और अपने कंट्री का डेवलपमेंट भी कर पाएंगे। अदरवाइज वो क्यों माने इस चीज़ को। आप तो अपना डेवलप कर गए, आपने पूरे विश्व बर्बाद कर दिया, अब आप बोल रहे हैं कि हम ना करें, तो उसका तो अब इसमें डेलिब्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी वैसे, पर ठीक है, ये साले डेवलप्ड कंट्री वाले ऐसे ही करते हैं, दे कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग। डेवलप्ड कंट्री वाले ऐसे ही करते हैं, वो इसी तरीके से मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच के भागते रहते हैं और दूसरे कंट्रीज़ को बोलते रहते हैं कि ऐसा नहीं वैसा, ऐसा नहीं वैसा, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। अब ऑथर ने यहाँ पे कहा है कि जो इंटेंशनली नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस हैं, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है कंट्रीज़ के, उनको देख करके तो ये नहीं लगता है कि ये सही ट्रैक में है, क्योंकि अगर ऐसा सब ये फुलफिल कर भी लेते हैं तो भी 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ेगा
2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड इसके अलावा रिपोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर आपको चाहते हैं वाकई में पेरिस क्लाइमेट डील को पूरा करने का, तो आपको 2010 लेवल के कंपैरिजन में 2030 तक ही 45% का आपको डिक्रीज देखने को चाहिए। अगर आप 2010 के लेवल के कंपैरिजन में 45% तक डिक्रीज कर लेते हैं 2030 तक में, तो आप पेरिस डील के आसपास पहुंच सकते हैं। हालांकि अभी IPCC यानी कि इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें उन्होंने ये ज़रूर कहा कि जो कंट्रीज़ हैं वो टारगेट में नहीं है। इंडिया को भी काफ़ी कहा गया कि इंडिया ने फेज़ डाउन बोला है, फेज़ आउट की जगह का कोल को। तो भैया क्यों ना बोले हम फेज़ डाउन, हम फेज़ डाउन बोलेंगे ही। हमको पता है ना कि हमने डेवलपमेंट किया नहीं है, आपने तो अपना कर लिया, हमको डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया। हाँ, हमारे जो 5 प्रोमिसेस थे कि हम 500 गीगावाट 2030 तक रिन्यूएबल करेंगे, 50% हमारा रिन्यूएबल रहेगा 2030 तक, 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। इसको भी कई लोग कहते हैं कि 2070 की जगह 2050 कर लो अपने आप को। क्यों कर ले 2050? है हम डेवलप ना हो, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अभी रिसेंटली गूगल को सेकंड एंटी ट्रस्ट फाइन लगा है। पहले आपको याद होगा 1300 करोड़ का लगा था, फिर उसके बाद 900 कुछ करोड़ का लगा है ये फाइन। तो ये क्यों लगा है उसके बारे में ऑथर ने यहाँ बताया। तो सिंपल सी बात मैं आपको बता दूँ, पेमेंट सिस्टम में जो गूगल था उसने क्या कहा था कि ये गूगल बेस्ड प्ले स्टोर बना दिया था। गूगल बेस्ड प्ले स्टोर का मतलब क्या होता है कि गूगल बेस्ड गूगल प्लेज बिलिंग सिस्टम। देखो गूगल आ जाता है बार बार, तो गूगल प्ले का यूज़ करने के लिए कहते हैं, बार बार वही आ रहा है देखो। तो गूगल प्ले का जो बिलिंग सिस्टम है, चूँकि वो यूज़ होता है, इस कारण से किसी और UPI को, किसी और उनको इन्होंने मौका नहीं दिया, उनको कंपटीशन से हटा दिया। मतलब जब आप प्ले स्टोर यूज़ करोगे ना, तो प्ले स्टोर में 2 तरीके की परचेजेस कर सकते हो। एक तो कुछ ऐप परचेज होने वाले होंगे, तो वो ऐप परचेज करना, और कुछ इन ऐप परचेज होते हैं, मतलब ऐप के अंदर भी कुछ परचेज आपको अगर करना हो तो आप कर सकते हैं। तो गूगल प्ले ने क्या किया था कि जो ये ऐप्स हैं उनके लिए उसने क्या कहा था, दे सेड दैट कि ये आप तभी कर सकते हो जब आप गूगल प्ले का यूज़ करो या फिर आप उनके ही कोई मैकेनिज़्म का यूज़ करो। इस कारण से क्या हो रहा था कि दूसरे जो UPI हैं, जैसे फ़ोनपे हो गया या ये सब हो गया, ये बिल्कुल बंद हो गए। दूसरा इन्होंने ये कहा कि इसके अलावा जो आपका मतलब सर्विस चार्ज था वो भी काफ़ी ज़्यादा था। जहाँ एक और दूसरे जो पेमेंट गेटवेज हैं वो 3% का 0 से 3% का टैक्स ले रहे हैं, गूगल उसमें 15 से 20%, 30% तक का टैक्स ले रहा है। तो दैट वाज आल्सो रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ द गूगल। तो ये सारी चीज़ें ऑथर ने यहाँ पे बताया, मैं CCI ने बताई, और उस कारण से फाइन जो है उन पर लगाया गया है। अब उनका ये कहना है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का ये कहना है कि जो बाकी के आपने राइवल UPI ऐप्स को एक्सक्लूड किया है उनको आप इंक्लूड करिए, और अपनी डिस्क्रिमिनेटरी जो पेमेंट प्रोसेस है उसको हटाइए, तब जा करके हम आप मतलब माफ़ तो क्या ही करेंगे, पैसे तो अब लेके ही रहेंगे, बाकी ये सारी चीज़ें। दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक दैट वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।